नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। पिछले क्लास में एक तरीके से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था कि जुडिशरी क्या होता है, और आज हम लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का क्या काम है, वो करता क्या है। क्या ऐसे ही इंडिया में है या फिर इसका कुछ काम भी है? बहुत काम है भाई, बहुत ज़्यादा काम है। तो जुडिशरी का क्या रोल है, वो क्या करता है, क्या या फिर क्या कर सकता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जुडिशरी का सिंपल सा मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्ट जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हमारा सिविल कोर्ट हो गया, फिर से हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये सब कोर्ट करता क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशरी। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कोर्ट्स कैन टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज, like they can decide that no teacher can beat a student, they can decide about the sharing of river waters between states, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। मतलब कोर्ट के पास यहाँ तक का ये पावर भी होता है कि वो मतलब वो साफ कहता है कि कोई टीचर स्टूडेंट को पीट नहीं सकता है। सोचो, मतलब यदि कोई टीचर स्टूडेंट को पीटता है और वो स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स का पेरेंट्स जाके शिकायत कर देता है कोर्ट में, तो उस टीचर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। देखो, आज के समय में ये कानून निकल चुका है कि टीचर स्टूडेंट्स को पीट नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों के समय में या फिर हम लोगों के पापा दादा लोगों के समय में टीचर जो मारते थे ना, उतना गंदा मार तो पेरेंट्स भी नहीं मारते थे। मतलब आज टीचर के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि बच्चों को हैंडल करना है बिना मारे पीटे, मतलब कि बात से, और बात से जल्दी कोई सुनता है नहीं। इसीलिए आज का बच्चा थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर ज़्यादा है। मतलब ये हकीकत है, मतलब रियलिटी यही है कि आज के समय का जो बच्चा है, आप लोग भी या फिर जो आने वाला जनरेशन जो और हमारा होगा, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होंगे। पेरेंट्स के भी कंट्रोल से बाहर होंगे और टीचर के कंट्रोल से बाहर तो होंगे ही। चलो, पेरेंट्स तो फिर भी थोड़ा बहुत मार पीट देते हैं, है ना, लेकिन पेरेंट्स कब तक मारेंगे भाई? कभी तो बच्चा स्कूल में आएगा, और स्कूल में वो टीचर उस पर हाथ उठा नहीं सकता है। तो जो बच्चा गलती स्कूल में नहीं, सॉरी, घर में नहीं करता, उसको गलती करने का मौका कहाँ मिल जाता है? स्कूल में, क्योंकि उसको पता है कि घर में गलती करेंगे तो मम्मी पापा पकड़ के कूट देंगे, लेकिन वही स्कूल में गलती करेंगे तो कोई मारेगा नहीं, क्योंकि कानून क्या है कि टीचर मार नहीं सकता है। तो बच्चा गलती कहाँ पे करता है? ज़्यादा स्कूलों में ही करता है ना। तो वही वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब हमारे इंडिया के में जो कोर्ट है उनके पास ये तक का पावर है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को पीट नहीं सकता। यदि कोई पीटता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाता है, और ये कानून हमारे इंडिया में है कि कोई टीचर स्टूडेंट्स को पीट नहीं सकता है। लेकिन वही आज से बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं, आप 20-25 साल पीछे चले जाइए, या फिर थोड़ा सा और पीछे हम लोग अपने पापा के समय में यदि जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको कि टीचर जितना बहुत मतलब भयंकर मार मारते थे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स सुधर भी जाते थे। आज के समय में वैसा नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कोर्ट जो है वो, उसके पास क्या क्या पावर है, वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले सकता है। डिसीजन तो खैर वो बहुत चीज़ों के ऊपर ले सकता है। जो यहाँ पे एक पहला एग्जांपल है वो ये है कि स्टूडेंट को टीचर नहीं पीट सकता है। इसके ऊपर भी फैसला कौन ले सकता है? कोर्ट ले सकता है। उसके बाद एक नदी का पानी दो स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये भी, इसके ऊपर भी फैसला कौन ले सकता है? कोर्ट ले सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हमारे बिहार में गंगा का नदी, मतलब गंगा का पानी किधर से आता है? उत्तर प्रदेश तरफ से आता है। मान लीजिए, इमेजिन करो कि हमारे गंगा का नदी का पानी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आया, लेकिन बिहार तो आता है, हम सबको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार के में पानी आने ही ना दे, वो वहीं पे पानी रोक ले, तो इसके ऊपर फैसला कौन सुनाएगा? कोर्ट सुनाएगा। मतलब जो स्टेट, जब दोनों, मतलब जब दो स्टेट्स के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तो दो स्टेट्स के झगड़े को भी सुलझाने का काम किसका है? कोर्ट का ही है। मतलब इसमें ये होगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बिहार आना था, लेकिन बिहार उसको आने नहीं दिया गया, डैम बना के उसको वहीं पे रोक दिया गया। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, होता भी है कई बार ऐसा। यदि ऐसा होता तो बिहार गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे केस करती, और फिर ये मामला जाता हमारा कोर्ट में जाता, फिर कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेता। क्योंकि भाई पानी है, पानी पर अधिकार सबका है। इसीलिए कहीं पर भी आप देखेंगे कि किसी भी नदी को रोका नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं रोका जाता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया से एक नदी बहती है, इंडस नदी। इंडस नदी, वो नदी बहते हुए हमारे इंडिया से पाकिस्तान की ओर चले जाता है, लेकिन फिर भी हम उस नदी को क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि हमारा इंडिया का ऐसा मानना है कि भाई पानी है, पानी का सब पे अधिकार है। मतलब कि पानी, मतलब हम इंडिया में अपने संस्कृति को यदि थोड़ा सा याद करें तो इंडिया में हमारा संस्कृति क्या कहता है कि पानी तो दुश्मन को भी पिला देना चाहिए। तो भाई हम पानी क्यों रोके, है ना, वही बात यहाँ पे है। तो मतलब जो कोर्ट है
वो रिवर्स को लेकर भी फैसला सुना सकता है। उसके बाद और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, और यदि कोई क्राइम करता है उसके लिए तो खैर कोर्ट हमारा है ना। तो बहुत अलग अलग प्रकार का जो डिसीजन है वो कोर्ट लेता है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का मामला हो, या फिर नदी का बात हो, या फिर कोई आदमी क्राइम किया हो इसका बात हो, हर प्रकार का फैसला कोर्ट सुनाता है। ठीक है, आगे द जुडिशरी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जुडिशरी का ना कुछ फंक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन है जुडिशरी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कोर्ट का सबसे पहला जो काम है वो है डिस्प्यूट को, यानी कि झगड़ा को शांत करवाना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब वो झगड़े को शांत कराना। तो शांत कराने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जज साहब गली मोहल्ले में जाएंगे और बोलेंगे कि झगड़ा मत करो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब झगड़ा करके जब दोनों कोर्ट में पहुंचेगा तो उसके मामला को शांत कर देना, ये काम किसका है? कोर्ट का है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशियरी सेटल्स डाउन डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कोर्ट का यहाँ पे जो सबसे पहला रोल दिया गया है वो ये दिया गया है कि दो चीज़ों के बीच में झगड़ा हो रहा है उसको पूरी तरीके से शांत करा देना। जैसे मान लीजिए दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, हो सकता है, कई बार होता भी है, या फिर एक आदमी और एक सरकार के बीच में झगड़ा हो रहा है। कई बार तो एक अकेला आदमी सरकार के ऊपर ही फैसला पूरा सवाल खड़ा कर देता है, इसके बीच में भी कोर्ट फैसला सुना सकता है अपना। उसके बाद कई बार होता है कि दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट, ऐसा कुछ मान लो आप, है ना। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि सेंट्रल स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कई बार झगड़ा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, चाहे झगड़ा दो आदमी के बीच में हो, या फिर एक आदमी एक सरकार के बीच में हो, या फिर दो स्टेट्स के बीच में हो, या फिर एक स्टेट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है उसको वो शांत कराना जानता है, यानी कि शांत करने का जिम्मेदारी जो है वो कोर्ट के पास है। क्या फैसला लेना है, क्या फैसला नहीं लेना है, सारा का सारा अधिकार हमारे कोर्ट के पास दिया हुआ है। तो पहला जो रोल है कोर्ट का वो क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि झगड़े को शांत करवाना। ठीक ना, आगे दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या लिखा हुआ है जरा इसके बारे में देखिए। जुडिशियरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। Judiciary has the power to strike down a particular law passed by the parliament if it believes that these are a violation of the constitution. This is called judicial review। देखो, कोर्ट के पास इतना पावर होता है, हालांकि संविधान को जल्दी कोई हाथ लगा नहीं सकता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, उसको जल्दी कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसमें कोई जल्दी बदलाव भी नहीं कर सकता है। बदलाव उसमें होते हैं, लेकिन बदलाव के लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू में, वो ये कि कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेक कर सकता है। चेक कर सकता है मतलब ये हो गया कि यदि कोर्ट को लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ गलत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो सुझाव दे सकता है। सोचो, मतलब कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उसको यदि कुछ संविधान में गलत लग रहा है तो वो उसको हटवा सकता है, या फिर लग रहा है कोर्ट को कि संविधान में कुछ ऐड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड होना चाहिए, तो वो ऐड करवा सकता है। इतना सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जुडिशरी के पास है, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। समझ के बात को? अच्छा, संविधान में बदलाव करता कौन है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करता कौन है? पार्लियामेंट करता है, यानी कि लोकसभा करता है, आपका राज्यसभा, इन सभी के सहमति से, इन दोनों के सहमति से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है। लेकिन बदलाव का जो सुझाव है वो केवल कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकता है। यानी कि कोर्ट को लगेगा कि यार देखो इसमें ना कुछ ऐड करो, कुछ हटाओ, तो वो केवल बोल सकता है। किसको? पार्लियामेंट को बोल सकता है, और पार्लियामेंट उसके ऊपर अपना डिसीजन लेगा। समझ के बात को? लेकिन बोल पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है, और ये बोलने का अधिकार केवल किसके पास है? कोर्ट के पास है। और यहाँ तक कि कोर्ट के पास ये भी अधिकार है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई नियम कानून निकाला जो कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि संविधान से मैच ही नहीं कर रहा है, तो उसको रोकने का जो जिम्मेदारी है वो भी किसका है? कोर्ट का ही है। यानी कि कुछ भी ऐसा कोर्ट नहीं गलत होने देगा जो कि संविधान में लिखा हुआ नहीं है। वही कोर्ट में, मतलब कोर्ट भी वही करने का परमिशन देगा जो कि संविधान में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है समझ में आया? इसमें ये होता है कि कोर्ट के पास अधिकार ये होता है कि वो चाहे तो संविधान में बदलाव करवा सकते हैं,
या फिर नहीं तो किसी प्रकार का उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, वो सब अधिकार कोर्ट के पास होता है। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा है, थर्ड है अप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब एक बात बताइए, क्या नियम कानून केवल बना देना ही बड़ी बात है क्या? नहीं, उसको लागू भी करवाना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात फंडामेंटल राइट्स का मतलब जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब कि जो अधिकार हमको बचपन से मिल जाता है, ये सब का सब हमारा अधिकार ना छीना जाए, हमारे अधिकार को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन सभी के ऊपर नज़र रखने का काम किसका है? कोर्ट का ही है। मतलब कि किसी के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसको बचाने का काम किसका है? कोर्ट का ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। मतलब यदि किसी आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे अधिकार को छीना जा रहा है तो वो तुरंत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पर अपना शिकायत करा सकता है। अधिकार छीनने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हम जो कपड़ा पहनना चाहे पहन सकते हैं, हम जो भाषा बोलना चाहे बोल सकते हैं, हम जो खाना खाना चाहें खा सकते हैं। यदि ऐसा आपको करने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स दबाया जा रहा है, छीना जा रहा है, आपको बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है आगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का लगे कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो आप जाके फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर हाई कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और उसके ऊपर कोर्ट फैसला लेगी और कोर्ट फैसला लेती भी है। ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हमने आपको एक बार बताया था कि जो हमारा संविधान है ना, एक किताब है, बेसिकली एक बुक है। जैसे आपका बुक जो है उसमें चैप्टर लिखा रहता है ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इस तरीके से लिखा रहता है। उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? किताब है, एक बुक है। उसमें भी जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। मतलब कि जैसे आपके बुक में होता है ना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ये जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 देख रहे ना, ये एक तरीके का क्या है? चैप्टर ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 21 चैप्टर में, आर्टिकल 21 का मतलब क्या हुआ? संविधान का कौन सा चैप्टर? 21 चैप्टर में। तो आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ विच ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ एंड राइट टू फूड। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे संविधान का जो चैप्टर नंबर 21 है, जो आर्टिकल 21 है, उसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि हम इंडियंस के पास क्या है? फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। मतलब कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ का मतलब हो गया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार है, जीने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? ऑब्वियस ये बात है, खाना चाहिए, यानी कि राइट टू फूड चाहिए। उसी प्रकार से राइट टू हेल्थ चाहिए, मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य हो। जीने का अधिकार मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया, देखो किसी भी आदमी को जीना है तो दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और दूसरा खाना मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 21 हमारे संविधान का यही कहता है कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी को जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार है तो उसको राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, ये सब भी उसको मिलना चाहिए। और सरकार इसको देती भी है। सरकार इसको देती है कैसे? जैसे सरकारी अस्पताल में क्या होता है, आपका इलाज फ्री में हो जाता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट पीडीएस के थ्रू राशन का जो दुकान होता है वहाँ पे आपको अनाज बड़ा सस्ते में दे देती है। तो ये सब का सब एग्जाम्पल जो है समझाने के लिए आपको दिया गया है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है और आप राशन के दुकान पे गए और आपको उन्होंने राशन नहीं दिया, इसका मतलब है कि आपके फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप फ़ौरन जाइए सुप्रीम कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमारा है। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये था कि जो 3 रोल लिखा गया है, जुडिशरी का रोल है, यानी कि ये सब काम वो कर सकती है। हालांकि आपके बुक में बहुत कम लिखा गया है, जुडिशरी का रोल केवल इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझने के लिए आपके यहाँ पे 3 ही काफ़ी है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये ध्यान रखिएगा बस कि आर्टिकल 21 में हमारे संविधान के हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट टू लाइफ लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है? राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, ये सब हमारा आ जाता है। मतलब कि हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार है, हर इंसान को अच्छा भोजन का अधिकार है, ये सब का सब हमारा आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।